हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जिसको ज्वाइन किया तो लाइफ में आपको हमेशा मिलने वाली है डेफिनेट सक्सेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। यहां पे नॉलेज एनरिचमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि लीक से हटके हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग जितने भी यहाँ पे पूरे टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में मेंटर्स है, वो चाहते हैं कि लाइफ में आपकी सबसे ज्यादा सक्सेस हो। जितने भी मार्क्स आपको लाने हैं उसके लिए मेहनत जो है आज से शुरू कर दी जाए, प्लान अभी से बना दिया जाए, एग्जीक्यूशन अभी से कर दिया जाए, ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन हमें कभी भी किसी भी तरीके से रशिंग ना करना पड़े, दौड़ भाग ना करने पड़े। अब होता क्या है, जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो कुछ चीजें हमसे छूट जाती है, और यही कुछ चीजें जो हमसे छूट जाती है एग्जाम में टॉपर बनने से हम लोग को यहाँ पे रोक देती है। इसीलिए टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आया इस साल पूरी तरीके से टॉपिक वाइज पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को ब्रीफली यहां पे डिस्क्राइब करेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड हम लोग यहां पे टॉपिक वाइज जो है डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर जो है आपसे डिस्कस करने वाले और शेयर करने वाले। ये डीपीपी में जो एक क्वेश्चन होगा वो 10 का दम रखता होगा। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन तो होगा मगर डिस्कशन 10 अलग अलग टाइप की चीजों से किया जाएगा। तो स्पेशली ये सोशल स्टडीज की अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे तो ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां 360 डिग्री एनालिसिस की बात होती है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ क्वेश्चन करा, आंसर दिया और हो गई कहानी खत्म। दोस्तों ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है, आपका ओवरऑल जो चैप्टर है वो चैप्टर छूट के हम लोग क्या करने लगते हैं, रट्टाफिकेशन करने लगते हैं कि यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर होगा। बट थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो उसको फेस नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी चीजें करी जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट के अपग्रेडेशन के लिए की जा रही है। जिस भी स्टेज पे आप है कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आपके 80 में से अभी 44 आए थे, बट डीपीपी लगाने के बाद धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होना चाहिए, टॉपिक वाइज डिस्कशन करने के बाद ये इंक्रीज होना चाहिए। तभी तो हम लोग कहते हैं कि भाई परफेक्ट अगर होना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और जब परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो सक्सेसफुल रेट नहीं होगा। प्रिपरेशन की कहीं पे भी चर्चा नहीं की जाती, सक्सेस की हमेशा यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो आप यहाँ पे अगर चर्चा की बात करें तो रिजल्ट आपका 80 आउट ऑफ 80 आना चाहिए। तो मेरे जितने भी धुरंधर दोस्त हैं जो 8th क्लास से 9th क्लास में अब आ चुके हैं, अब यहाँ पे प्रिपरेशन थोड़ी सी तगड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यही बेस है क्लास 10th में जाने के लिए, यही बेस है यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए, यही बेस है जो आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यहाँ पे सिखाएगा, यही बेस है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आपको सिखाएगा और आपका डेडिकेशन जो है 80 आउट ऑफ 80 की तरफ दोस्तों यहाँ पे ले जाएगा। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ा था क्लास 10th में, है ना भाई। क्लास 9th में ये जो है व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी है, याद रखिएगा। तो यही चैप्टर जो है आगे चल के पावर शेयरिंग में जाएगा, है ना भाई। तो 9th और 10th जो है वो इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया पावर शेयरिंग और फिर मैंने बताया 9th। तो 9th से ही हम लोग बेस बनाते हैं 10th का। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ जो पढ़ाई करवाई जा रही है वो अभी से के लिए नहीं करवाई जा रही है, आपके नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए अभी से ही आपको तैयार किया जा रहा है, ताकि अगले साल आपको कोई भी जो टॉपिक है या कोई भी जो टर्मिनोलॉजी है, कोई भी वोकैबुलरी जो है उससे आपको भागना ना पड़े, उसको आपने को समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 की पावर शेयरिंग के। जैसा ही एक चैप्टर पावर शेयरिंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है वो पावर शेयरिंग, और क्लास 9th में जो है पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, यही आगे चल के 10th में पहुंच जाएगा तो पावर शेयरिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीपीपी नंबर 2 की, और डीपीपी नंबर 2 के सोल्यूशन की हम लोग पूरी की पूरी बात करने वाली है कि व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की हमें जरूरत क्या है, डेमोक्रेसी किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, डेमोक्रेसी ना हो तो हमारे देश का क्या होगा, ये सारी बातें जो है हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे व्हाई डेमोक्रेसी में। किसमें समझने वाले हैं दोस्तों? व्हाई डेमोक्रेसी में। तो चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके, क्या कहता है, विच आर्ग्यूमेंट बेस्ट इलस्ट्रेट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड बेटर एट प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल फेमाइन्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है कंसीडर किया जाता है कि अगर कभी किसी
देश में गलती से फेमाइंस आ जाए, फेमाइंस का मतलब होता है सूखा पड़ जाए, मगर सूखा सीधे नहीं पड़ेगा, ड्रॉट की कंडीशन जब कंटिन्यूअस रहेगी तब जाके आगे जो है फेमाइन क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पे फेमाइन जो क्रिएट होगा लार्ज स्केल पे, उसको यहाँ पे बेस्ट कौन सा एग्जांपल यहाँ पे समझाता है, हम लोग को ये बताना है। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला बोलता है डेमोक्रेसीज आर वेल्थियर। अब डेमोक्रेसीज में जो है वो हर कोई जो है वेल्थियर क्लास ऑफ द सोसाइटी का होता है। डेमोक्रेसीज have free press and opposition parties that hold the government accountable। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फोर्थ पिलर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया या हम लोग बोलते हैं प्रेस, वो यहाँ पे फ्रीली दोनों ही पार्टी के बारे में, हर पर्सन के बारे में बोल सकता है। अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं बोल सकता, लॉ के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, बट यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन तो सारी हम लोगों को एज ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे सकता है। ठीक है, ये अपोजिशन पार्टीज के बारे में भी बताएगा और ये बताएगा कि जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो यहाँ पे अकाउंटेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल का सीधा सीधा मतलब यह होता है दोस्तों कि आपने जो काम दिया है वो पूरा करके इसको दिखाना जरूरी है। डेमोक्रेसीज हैव मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। डेमोक्रेसीज के पास हमेशा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड रहती है, या डेमोक्रेसीज आर इनहेरेंटली मोर मोरल। अगर यहां पे देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत मॉरली जो है वो स्ट्रांग रहती है। बट यहां पे तो लार्ज स्केल फेमाइंस के प्रिवेंटिंग की बात चल रही है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, लार्ज स्केल फेमाइन जब वहां पे क्रिएट हो रहा है तो क्या होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, लोग अवेयर हो जाने चाहिए, और यहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट बना के बैठी है, रूल कर रही है, वो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को समझो, इस प्रॉब्लम का एज सुन एज पॉसिबल जो है यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आंसर होना चाहिए इसका बी, डेमोक्रेसीज हैव फ्री प्रेस एंड अपोजिशन पार्टीज दैट होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी होगी और अपोजिशन पार्टी यहाँ पे उससे पूछेगी भी कि इस साल का जो पैसा आपने यहाँ पे मान लेते डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रखा था वो कहाँ गया, इस साल का जो पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया था किसी भी तरीके से फंड से, लोगों से, वो कहां गया। तो ये सारी चीजें जो है यहां पे अपोजिशन पार्टी दोस्तों पूछने का काम करती है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों से बोलता है What is primary reason democracy is said to enhance the dignity of citizens। तो यहाँ पे बोलता है क्या प्राइमरी रीजन है कि डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स को जो एनहांस करता है, मतलब यहाँ पे बढ़ाता है। कैसे, यहाँ पे किसी सिटीजन्स की जो रेस्पेक्ट है, यहाँ पे किसी सिटीजन्स की जो इज्जत है, उसको कैसे यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। इट एंश्योर्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। क्या करे, यहाँ पे हर किसी को पैसा बांट दे, हर किसी को नौकरी दे दे, तो यहाँ पे क्या उसकी डिग्निटी हो जाएगी, क्या उसकी रेस्पेक्ट होने लग जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। पैसा बांटने से रेस्पेक्ट का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है दोस्तों। इट रिकॉग्नाइजेस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड स्टेटस फॉर एवरीवन। यहाँ पे बोला गया है कि सबके ऊपर है यहाँ पे लॉ, मतलब लॉ के नीचे ही सारे लोग माने जाएंगे, ये इंडिया में कहा गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कही गई कि यहाँ पे सभी लोगों के पास जो राइट्स है वो यहाँ पे इक्वल होंगे। तीसरी बात, यहाँ पे सभी को इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रियम्बल में वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के जो नागरिक है वो सब एक साथ एक बराबर माने जाते हैं। वी इसीलिए कहा गया, आई नहीं कहा गया यहाँ पे दोस्तों, तो हम लोग को ये बात याद रखनी है। इट रिकॉग्नाइजेस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड स्टेटस फॉर एवरीवन। नेक्स्ट बोलता है इट रिड्यूसेस द नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में लोगों को इंटरफियर करने से, लोगों को एंट्री करने से यहाँ पे रोकता है। इट एलिमिनेट्स सोशल हायरार्कीज एंटायरली। ये क्या करता है, तो टोटल जो सोशल हायरार्की होती है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो हम लोग को पता है कि अगर डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स की बात करें, उसका बेसिक रीजन ये होता है कि यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है। और यहाँ पे सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाए। क्या दिया जाए दोस्तों, यहाँ पे सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाए। तो इस तरीके से समझ में आता है। तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लीड टू बेटर डिसीजन। अब यहां बोला है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो होती है, डेमोक्रेसी मतलब सीधी ही बात होती है कि सारी पावर जो है सिर्फ और सिर्फ यहां पे लोगों के हाथ में है। ये एक बेटर डिसीजन की तरफ हमें ले जाती है। कैसे, इट इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ये फास्टर भी है और यहां पे ये बहुत ज्यादा ताकत भी रखती है, एफिशिएंट भी है। इट इज बेस्ड ऑन विजडम ऑफ द सिंगल स्ट्रॉन्ग लीडर। ये पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लीडर पे और सिंगल लीडर पे दोस्तों यहां पे डिपेंडेंट होती है। इट इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड डिस्कशन अमंग मेनी पीपल्स। यहां पे बहुत सारे लोगों से कहीं ना कहीं डिस्कशन और यहां कंसल्टेशन किया जाता है लोगों से।
इट अवॉइड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो है, जो पब्लिक ओपिनियन किसके थ्रू जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि भाई पब्लिक कह रही है कि ऐसा कर दो और गवर्नमेंट वैसा ही करने लग जाए, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जब डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे जो भी फोकस कर रहा है, जो भी प्रेशर बना रहा है, उस प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना है। जो कंट्री के लिए सही है वो हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर होना चाहिए इट अवॉइड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो कोई पब्लिक के ओपिनियन से एकदम से इन्फ्लुएंस होकर खटाखट डिसीजन ले रहे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। डिसीजन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। वहां पे जो केस हो रहा है, वहां पे जो प्रॉब्लम है, उस केस के अकॉर्डिंग वहां पे क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, ना कि पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से यहां पे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन हाउ डिसीजंस आर मेड इन अ डेमोक्रेसी कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप के जो डिसीजंस है उसमें क्या मेन अंतर यहां पे होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले ये बोलता है डेमोक्रेटिक डिसीजंस आर मेड विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। डेमोक्रेसी में जितने भी डिसीजन आज तक के लिए गए हैं वो बिना किसी कंसल्ट, बिना किसी लोगों से पूछ के या बिना किसी के सलाह मशवरा के लिए गए हैं। ऐसा तो नहीं होता दोस्तों, डेमोक्रेसी में यहाँ पे लोगों से पूछा भी जाता है। डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड कॉन्सेंसस अमंग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसीजंस में वो सारी चीजों पे ध्यान रखा जाता है जिससे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हर्ट ना हो जाए, और यहाँ पे लोगों से कंसल्ट भी किया जाता है कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो क्या ये बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, डिक्टेटोरियल डिसीजंस आर टिपिकली मेड थ्रू पब्लिक रेफरेंडम। डिक्टेटोरियल डिसीजंस जो भी होते हैं वो पब्लिक रेफरेंडम मतलब ओपन वोटिंग सिस्टम से होता है। और यहाँ पे डिक्टेटोरियल में भाई एक बात बता दूं मैं आपको कि पब्लिक का सीधा कोई लेना देना होता ही नहीं है। डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तानाशाह का मतलब ये होता है मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, किसी से पूछूंगा नहीं। डिक्टेटोरियल डिसीजंस आर स्लोअर बिकॉज दे इन्वॉल्व मोर पीपल। डिक्टेटोरियल डिसीजन जो है ये कहीं ना कहीं स्लोअर होते हैं, कम तेजी से काम करते हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो बात हो रही है कि कंपेयर करना है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की, तो हमें याद रखना पड़ेगा डेमोक्रेसी में हमेशा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होगा, डिक्टेटरशिप में कभी भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल नहीं होगा। तो इस हिसाब से आंसर जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, बी आंसर यहाँ पे सही है। डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड कॉन्सेंसस among affected individuals। ठीक है भाई, चलिए यहां तक कहानी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई, यहां पे बोलता है व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड बेटर एट डीलिंग विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अ डाइवर्स सोसाइटी। अब अगर मान लेते हैं इंडिया की बात करें तो हमारे पास इंडिया की जो है वो डाइवर्स सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके का कास्ट है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की क्रीड है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की रेस है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, रीजनल डायलेक्ट्स की बात करें तो 2600 रीजनल डायलेक्ट्स है। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पे डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे बेहतर माने और कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकालने का काम भी डेमोक्रेसी का होता है, ये हम लोग कैसे माने। इट अलाउज वन ग्रुप टू डोमिनेट अदर। तो ये तो भाई मेजोरिटेरियनिज्म सिस्टम हो गया, जो कि श्रीलंका में हम लोगों ने देखा था भाई, एक समय पे श्रीलंका में ऐसा मेजोरिटेरियनिज्म सिस्टम चलता था। इट यूजेस ब्रूटल पावर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे ब्रूटल पावर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाए। इट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर पीसफुल नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे कहा जाता है कि पीसफुल नेगोशिएशन होते हैं और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। या इट इग्नोर्स द डिफरेंसेस एंड फोकसेस ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। तो ये क्या कहता है कि इट इग्नोर करता है पूरी तरीके से डिफरेंसेस को और फोकस करता है यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज पे, मतलब कि पैसे के इश्यूज पे। तो हमें ये याद रखना है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर तरीके से डील करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, और डाइवर्स सोसाइटी में तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये कैसे करेगी? इट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर पीसफुल नेगोशिएशन। हमेशा यहाँ पे नेगोशिएशन जो होंगे ये पीसफुल मैनर में होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? पीसफुल मैनर में होंगे। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे को करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलजुल के यहाँ पे सारी चीजों को चला पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों हम लोगों का? तो आंसर होना चाहिए it provides a method for peaceful negotiation and compromise. That is the answer of
व्हाई डेमोक्रेसी कंसीडर्ड बेटर एट डीलिंग विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द डाइवर्स सोसाइटी। तो डाइवर्स सोसाइटी में ये इस तरीके से काम करती है, इसीलिए बेहतर मानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हम लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी मेंशन्ड। इसमें कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो क्रिटिसिज्म है उसके लिए ये वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, नॉट अ वैलिड माना है, वैलिड नहीं माना, नॉट अ वैलिड। ठीक है, डेमोक्रेसी लीड्स टू इनस्टेबिलिटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। यहां बोला है डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लीड करती है इनस्टेबिलिटी को ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप। ठीक है, डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं क्या होता है, इनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि यहां पे लीडरशिप बार बार जो है वो चेंज होती जाती है। डेमोक्रेसी ऑलवेज रिजल्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी हमेशा जो है मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन लेती है, मतलब सबसे अच्छे डिसीजन सिर्फ डेमोक्रेसी में ही लिए जा सकते हैं और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं लिए जा सकते। डेमोक्रेसी कैन लीड्स टू डिलेज बिकॉज मेनी पीपल नीड टू बी कंसल्टेड। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में हमेशा डिले हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों से बार बार जाके हमें पूछना होता है। ठीक है भाई, चलिए अब ये बोलता है डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, दैट कैन लीड टू करप्शन। और यहाँ पे क्या होता है भैया, इसके कारण जो है वो करप्शन पे हम लोगों को जाना पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं डिले करती है। और यहाँ पे नॉट पूछा था, वैलिड क्रिटिसिज्म पूछा था, तो यहाँ पे नॉट वैलिड क्रिटिसिज्म जो है वो क्या आता है, डेमोक्रेसी कैन लीड टू डिलेज बिकॉज मेनी पीपल नीड टू बी कंसल्टेड। डेमोक्रेसी में इतना भी डिले नहीं होता दोस्तों, तो ये कहीं से कहीं तक एक क्रिटिसिज्म नहीं है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ फॉर करेक्शन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी में किस तरीके से इसकी खुद की जो गलतियां होती है उसको ये यहाँ पे सही कर पाते हैं, क्या ऐसा तरीके होते हैं। मिस्टेक्स आर हिडन एंड डील विद प्राइवेटली। मिस्टेक्स को छुपा के रखा जाता है और इसको सॉल्व किया जाता है छुप के। पब्लिक डिस्कशंस एंड ट्रांसपेरेंसी लीड टू करेक्शन। पब्लिक डिस्कशन और ट्रांसपेरेंसी के कारण यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। द रूलिंग पार्टी मेक्स ऑल डिसीजंस विदाउट पब्लिक इनपुट। जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं ना कहीं पूरे डिसीजंस लेती है। यहाँ पे बोलता है विदाउट पब्लिक इनपुट, मतलब कि यहाँ पे लोगों का कोई भी किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। डिसीजंस आर इरिवर्सिबल वंस मेड। अगर यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया तो इसको दोबारा चेंज किसी भी तरीके से और कहीं पे भी नहीं किया जाएगा। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे डेमोक्रेसी जो है यहां पे करेक्ट करती है यहां पे खुद के मिस्टेक्स को, ये हम लोग को यहां पे बताना है भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, पब्लिक यहां पे कहीं ना कहीं इंटरफियर करेगी, पब्लिक कहीं ना कहीं यहां एंटरटेन करी जाएगी ताकि यहां पे बेहतर फॉर्म का क्या है डिस्कशन निकल पाए, बेहतर फॉर्म का रिजल्ट निकल पाए, बेहतर फॉर्म में प्रॉब्लम जो है वो यहां पे दोस्तों सॉल्व हो पाए। तो यहां पे पब्लिक डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा यहां पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो आगे चल के हमें करेक्ट करती है सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है यहाँ पे Which of the following best summarizes the primary advantages of democracy। यहाँ पे कौन सी चीज है जो सबसे बेसिक चीज बताती है डेमोक्रेसी की ओवर द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने कहा था एरिस्टोक्रेसी, जैसे मैंने कहा था मोनोक्रेसी, तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेहतर डेमोक्रेसी कैसे है ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। इट एंश्योर्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। डेमोक्रेसी में हमेशा ये कहा जाता है कि सभी को जो है हम लोग यहाँ पे अमीर बना देंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है डेमोक्रेसी में। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जब भी किसी भी तरीके का कोई डिसीजन मेकिंग होगा वहां पे सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, मतलब यहाँ इक्वालिटी की बात होगी। ये तो डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं इमेज है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की ये मिरर इमेज है कि ये यहाँ पे कहता है कि हर चीज में इक्वालिटी सभी के साथ यहाँ पे होगी। इट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ करप्शन। यहाँ पे बोलता है कि हर फॉर्म ऑफ करप्शन को जो है ये यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है खत्म कर देगा। ठीक है, इसीलिए ये बाकी गवर्नमेंट से बेहतर है। इट गारंटीज क्विक एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, और ये गारंटी देता है कि क्विक एंड एफिशिएंट गवर्नेंस होगी। क्विक तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, या तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, या तो एरिस्टोक्रेसी होगी। बट यहाँ पे डेमोक्रेसी में तो प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो चलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ही लोगों को लेके चलना है, सारे ही लोगों को एंटरटेन करते हुए यहाँ दोस्तों हमेशा चलना है। तो इस तरीके से समझ में आता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इस तरीके से हो सकती है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। दूसरा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व भी किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से क्या कहता है भाई,
हाउ व्हाट डज द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी, यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनका क्या रोल है। अब ये मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डेमोस का मतलब ही होता है पब्लिक या पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट मेड बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो डेमोक्रेसी के बिना तो कंट्री चल सकती है, मगर सिटीजन्स के बिना डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि वहाँ सिटीजन जो है वो 100% इन्वॉल्व होंगे। टू पैसिवली एक्सेप्ट डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे पैसिवली का मतलब होता है यहाँ पे वो सामने रह के नहीं, वो तो सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे डिसीजन को। टू पैसिवली एक्सेप्ट डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट, पहली बात। टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, अब यहाँ पे बोल रहा है कि रोल ऑफ सिटीजन्स क्या होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो गवर्नमेंट गवर्नेंस कर रही है उसमें बेहतर से बेहतर इन्वॉल्वमेंट करे। अगर बेहतर से बेहतर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा दोस्तों। टू फॉलो द कमांड्स ऑफ अ सिंगल लीडर, यहाँ पे एक सिंगल लीडर ने जो भी बात कही वो सभी लोग मानने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। टू रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन पॉलिटिकल डिस्कशन, किसी भी तरीके से जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है उससे बचने की कोशिश करें हम लोग, उसमें किसी भी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हम लोग ना हो। तो यहाँ पे बोल रहा है रोल ऑफ सिटीजन जो है वो इस तरीके से होगा कि डेमोक्रेसी का जो भी काम हो रहा है उसमें लोग एक्टिवली जो है दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। To actively participate and hold the government accountable, to follow the command of a single leader, to refrain from engaging in the political discussion। तो इसमें से क्या होना चाहिए भाई, क्वेश्चन का आंसर ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी जो भी गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है हमेशा लोगों का होना चाहिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों, अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है भाई, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच स्टेटमेंट वुड लिंगडो मैम लाइक, लिंगडो मैम क्या कहना चाहती है भैया इस चैप्टर में, क्या स्टेटमेंट बताना चाहती है। डेमोक्रेसीज नेवर मेक मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी में कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। गुड गवर्नमेंट डज नॉट नीड पब्लिक इनपुट। The strength of democracy lies in its ability and incorporate and address diverse opinion. या democracies are fundamentally unstable and inefficient। A, B और D जो है ये तो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, बट आंसर जो है वो लिंगडो मैम क्या कह रही है भाई, तो लिंगडो मैम कह रही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट आ रहा है, मगर सफरनामा का ये एक नया पार्ट है और ये नए पार्ट को हम लोग को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स का हमसे कहता है डेमोक्रेसी गारंटीज दैट ऑल डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट विल बी अ गुड डिसीजन। यहाँ पे सरकार ने जितने भी आज तक के डिसीजंस लिए वो सारे 100% सही होंगे, किसी भी तरीके से कभी भी ये जो डिसीजंस लिए गए हैं गलत नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता भाई, डेमोक्रेसी में भी मिस्टेक्स होती है, इसलिए वहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम या करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स का सिस्टम दोस्तों यहाँ पे होता है। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है। पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत दी गई है यहाँ पे। One of the arguments for democracy is that it enhances the dignity of citizens by recognizing political equality। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एक पर्सन की डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है, एक एक पर्सन की बात को हमेशा समझा जाता है। ये बहुत सही चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी डेमोक्रेसी में। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है, तो आंसर जो है वो होना चाहिए यहाँ पे ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेसी मिस्टेक्स कैनॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। अब यहाँ बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स को बहुत समय तक के यहाँ पे छुपाया नहीं जा सकता। ड्यू टू पब्लिक डिस्कशन, अब यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स होती है वो पब्लिक डिस्कशन में आ जाती है, लोगों के समझ में आ जाती है। एंड द एबिलिटी टू करेक्ट दोस मिस्टेक्स, और यहाँ अगर पब्लिक डिस्कशन में चीज़ आ गई तो यहाँ पे उसको बहुत आसानी से सही भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही दिया गया है, क्योंकि पब्लिक के पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स, मतलब जितने लोग उतनी बातें, तो उतना दिमाग भी तो होगा, तो जो भी प्रॉब्लम सामने आएगी उसको बहुत आसानी से बहुत ईजियर वे में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ट्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कहता है डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताती है। एंड एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और किसी भी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाए भाई, हर तरीके से पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो डेमोक्रेसी क्या हमेशा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करेगी, हमेशा इकोनॉमिकली रिच होने की बात करेगी? तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी हमेशा बात करेगी तो
यहाँ पे बेटर गवर्नेंस की बात करेगी तो यहाँ पे लोगों के फायदे की बात करेगी, बट हमेशा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की बात नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हमेशा की बात हो रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, द लार्जेस्ट फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच अकर्ड इन चाइना, सबसे बड़ी फेमाइन जो आती है वो कहाँ पे आती है भैया, चाइना में आती है। ठीक है, वॉज पार्टली ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यहाँ पे अगर मान लेते हैं लैक ऑफ गवर्नेंस नहीं होती, यहाँ पे अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो होते अकाउंटेबल होते तो उसको सोच समझ के काम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दूसरों के लिए आंसरेबल होती। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फेमाइन तो आ गई मगर वो यहाँ पे आंसरेबल नहीं है, तो अब ये आंसरेबल नहीं है तो वो अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करेगी ना दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारा नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती, हो सकता है वहां पे नुकसान हो मगर इतना ज्यादा नुकसान दोस्तों वहां पे नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज क्रिटिसाइज, डेमोक्रेसी को हमेशा लोग जो है गलत मान के चलते हैं, फॉर लीडिंग टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, और इसके कारण जो है डिसीजन मेकिंग में हमेशा डिले होता है। ड्यू टू द नीड्स फॉर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, अब यहाँ पे ये जो ज़रूरत है इसकी वो ये है कि हर जगह क्या करेगा, ये कंसल्ट करके हमेशा आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ये कहीं ना कहीं डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों से कंसल्ट करके डिसीजन लिया जाता है, सिर्फ एक पर्सन खुद से डिसीजन ले ले ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन, डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा क्या देता है, हमें एक पीसफुल सॉल्यूशन देता है टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, और यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सॉल्यूशन मिलता है और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं उनका भी यहाँ पे हमें डिसीजन मिलता है विद इन अ डाइवर्स सोसाइटी। और कहाँ मिल रहा है भैया हम लोगों को, ये डाइवर्स सोसाइटी में हम लोगों को मिल रहा है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही है दोस्तों यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब एक पर्सन अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना के चले, पूरा काम वो खुद करके चले, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों डिक्टेटरशिप। अब बोलता है डिक्टेटरशिप और प्रेफरेबल, डिक्टेटरशिप जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफरेबल मानी जाती है टू डेमोक्रेसीज इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग करप्शन एंड द पॉवर्टी। ठीक है भाई, चलिए अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, थोड़ी सी लीनियंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पीपल्स गवर्नमेंट होती है तो लोगों की बात भी यहाँ पे सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर डिक्टेटरशिप में तानाशाही होती है, तो जो पर्सन ने जैसा बोला, मान लेते हैं एडोल्फ हिटलर जो डिक्टेटर था उसने कह दिया कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो सारे नाजी जर्मनी को मानना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में पनिशमेंट के अगर लेवल पे बात करें, मतलब करप्शन और पॉवर्टी के एराडिकेशन की बात करें, तो डिक्टेटरशिप जो है ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या दी गई है भैया, फॉल्स दी गई है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी किसमें, करप्शन और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 90, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है बिकॉज इट अलाउज सिटीजन्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ देयर रूलर्स। यहाँ पे डेमोक्रेसी में ये अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए मानी जाती है, क्यों? क्योंकि लोगों को यहाँ मौका मिलता है कि यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक्स करी है रूलर्स ने वो सारी सही कर सकते हैं। अब भाई कैसे कर सकते हैं, अगर रूलर्स ने कोई गलती कर दी तो लोग कैसे उसको सही करेंगे? हाँ, लोग इस तरीके से सही कर सकते हैं कि वहां पे राइट टू रिकॉल कर दे, वहां पे राइट टू रिजेक्ट कर दे, मतलब जो आपने लीडर बना के रखा है उसको उस पोस्ट से यहाँ पे हटा दे, तब ये चीज़ें हो सकती है। मगर यहाँ पे डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग जो है वो इलेक्ट तो कर सकते हैं, मगर यहाँ पे डायरेक्टली उसको यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बोलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक्स को क्या करती है, रूलर्स के सही करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, क्या होनी चाहिए स्टेटमेंट, ट्रू की फॉल्स, जल्दी बताएं भाई। तो स्टेटमेंट होगी भैया यहाँ पे फॉल्स, क्या होगी दोस्तों, फॉल्स। ठीक है भाई, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे बोलता है इट आर्ग्यूज दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर परफेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे कहा गया है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे सारी जगह ही बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सरकार का मतलब ही लोगों के थ्रू, जो लीडर के थ्रू प्लान्स एंड पॉलिसीज बना पाए उसको हम लोग बोलते हैं सरकार। क्यों? क्योंकि सरकार ही जो है वो प्लान्स एंड पॉलिसी बनाएगी और किसी कंट्री को बेस्ट टू बेस्ट बनाने की कोशिश करेगी। अगर वो डेवलपिंग है तो उसको डेवलप्ड बनाने की यहाँ पे कोशिश करेगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आर्ग्यूज दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर परफेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, जो भी कंट्री है वो यहाँ पे परफेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है दोस्तों कि सारी कंट्री जो है डेमोक्रेसीज का यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए।
तो अब हमारा जो सफरनामा है वो कुछ इस तरीके से शुरू होगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने करे दोस्तों एमसीक्यू, फिर हम लोगों ने करे दोस्तों यहाँ पे क्या करे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो वो हम लोगों ने करे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाले पूरे क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब हम लोग बात करने वाले दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है भाई। चलिए तो अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग चीजों को समझने वाले हैं कि क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स में। स्टेटमेंट का आंसर क्या होना चाहिए, हमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से समझिएगा। डेमोक्रेसी कैनॉट गारंटी दैट all decisions made by the government will be a dash decision। तो डेमोक्रेसी में हमेशा हम लोग गारंटी नहीं ले सकते कि यहाँ पे जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे जो डिसीजंस लिए गए वो सही है या गलत है। तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो डिसीजंस है वो यहाँ पे अच्छे हो, ऐसा हमेशा जरूरी दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पे डिसीजन कैसे बात कर रहा है भैया, गुड डिसीजंस की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द argument for democracy is that it enhances the dash of citizens। यहाँ पे एक बड़ा आर्ग्यूमेंट बोलता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इट एनहेंसेस, कहीं ना कहीं ये चीजों को बढ़ाता है, द डैश ऑफ सिटीजन, सिटीजन की किस चीज को ये बढ़ावा देगा, किस चीज को ये बढ़ाएगा, बाय रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी, और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की भी बात करता है। और यहाँ पे बात हो रही है लोगों के रेस्पेक्ट की, रेस्पेक्ट मतलब यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों डिग्निटी की, किसकी बात हो रही है, डिग्निटी की। तो यहाँ बोलता है कि एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस बाय रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डिग्निटी ऑफ द सिटीजन होगा तभी यहाँ पे जो है ये एक अच्छी बात होगी डेमोक्रेसी की। आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में ये डिग्निटी की बात करता है, डिग्निटी ऑफ सिटीजंस की बात करता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड, डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं एक आपको मेथड देता है टू डील विद द डिफरेंसेस, और ये डील करवाता है किसी डिफरेंसेस से, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ डैश मैनर। अब ये किस मैनर की बात कर रहा है भाई, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व होना चाहिए भैया, ये वॉर के थ्रू, बैटल्स के थ्रू तो नहीं होगी, ये हमेशा होनी चाहिए दोस्तों पीसफुल मैनर में। किसमें होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पीसफुल मैनर में ये हमेशा क्या होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पीसफुल मैनर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है दूसरी अलग जो गवर्नमेंट्स होती है उससे बेहतर है इन रिस्पॉन्डिंग टू द डैश ऑफ द पीपल। यहाँ पे लोगों की अगर बात करें तो लोगों की नीड्स के हिसाब से बात होती है, किसके हिसाब से बात होती है दोस्तों, यहाँ पे नीड्स के हिसाब से, टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 25 में, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया ड्यूरिंग द फेमाइन ईयर्स। अगर मान लेते हैं इंडिया में ऐसा फेमाइन आता था, उस समय इंडिया में क्या स्थिति बनती, हेल्प द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेस्पॉन्ड करते लोग, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी होती, यहाँ पे लोगों तक के खाना पहुंचाया जाता, इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। अब गवर्नमेंट चाइनीज तो आपको पता है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, लीडिंग टू अ डैश आउटकम। अगर चाइनीज की अगर हम लोग बात करें तो कैसा यहाँ पे आउटकम निकल के आता, तो ये निकल के आता दोस्तों बेटर आउटकम। क्या निकल के आता दोस्तों, यहाँ पे बेटर आउटकम। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बेटर आउटकम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, इट हाईलाइट्स दैट डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हाईलाइट करता है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओनली एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, पीपल जो है अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं यहाँ पे, विच डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल ऑलवेज बी। अब यहाँ पे उनके आंसर जो है, जो यहाँ पे वो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो अच्छे है, क्या वो नहीं है। तो डिसीजंस हमेशा कैसे माने जाते हैं दोस्तों, अच्छे माने जाते हैं, मतलब गुड डिसीजंस माने जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डेमोक्रेसी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर लीडिंग टू, डेमोक्रेसी जो है वो क्रिटिसाइज करी जाती है क्योंकि वो लीड क्या करती है, डैश इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू द नीड्स ऑफ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। यहाँ पे एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसके कारण डिसीजंस में क्या हो जाएगा दोस्तों, डिले हो जाएगा, मतलब यहाँ पे समय लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डिले इन डिसीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है यहाँ पे,
इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, हमारी ये खासियत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल, डेमोक्रेसी जो है एक बहुत बेहतर रोल यहाँ पे प्ले करता है इन कीपिंग द कंट्री डैश, कंट्री जो है वो उसको कैसे डेमोक्रेसी में ये रखने की कोशिश करता है, तो कंट्री को एक साथ में लेके चलने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो कंट्री को साथ में लेना मतलब कंट्री टुगेदर, ठीक है भाई। तो ये बोलता है इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कीपिंग द कंट्री टुगेदर, साथ में रखने में ये मदद करता है। नेक्स्ट बोलता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है बिकॉज इट अलाउज सिटीजन्स टू करेक्ट द डैश ऑफ देयर रूलर्स। क्या करती है यहाँ पे सिटीजन्स के, तो सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है क्या, बिल्कुल करती है। तो यहाँ पे जो भी गलती हो जाती है रूलर से उसको भी यहाँ पे सिटीजन जो है उनकी मदद से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, मतलब इनकी मिस्टेक्स को जो है वो यहाँ पे सही किया जाता है दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारे पास। क्या कहता है, डेमोक्रेसी ऑफर्स मोर डैश, डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं ऑफर करती है मोर डैश टू ऑल सिटीजन्स इवन व्हेन इट फेल्स टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन आउटकम, डेमोक्रेसी जो है वो ऑफर करती है कहीं ना कहीं मोर डैश ऑफ सिटीजन्स। तो मोर क्या होगा भैया, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी लोगों के लिए बहुत अच्छी रेस्पेक्टफुल मैनर में बात करना चाहती है, इसीलिए यहाँ पे मोर जो होगा वो होगा डिग्निटी। क्या होगी दोस्तों यहाँ पे, डिग्निटी टू ऑल द सिटीजन्स इवन व्हेन इट फेल्स टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन आउटकम्स, ठीक है भाई। चलिए तो आंसर यहाँ समझ में आ गया, डिग्निटी यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अब आ चुके हैं एक नए पड़ाव पे, एक नए स्टेज पे, जिसको हम लोग कहते हैं भैया सफरनामा का एजर्शन और रीजन, ठीक है भाई। तो अब ये एजर्शन और रीजन समझना है हमें और आंसर्स भी देना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब हमारे लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है बट ये क्वेश्चन नंबर 31 है क्योंकि ये डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 31 है, मगर एजर्शन और रीजन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोलता है डेमोक्रेसी फॉस्टर्स सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है सोशल कोहेजन को एंड स्टेबिलिटी को, डेमोक्रेसी के कारण कहीं ना कहीं स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब मान लेते हैं हर एक गवर्नमेंट का हर एक कंट्री में जो है वो टेन्योर जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे चाइना में, तो चाइना में ये 5 साल, इंडिया में ये 5 साल, बट हम लोग बात करेंगे मैक्सिको में, तो मैक्सिको में ये 6 सालों में होता है। तो अब यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी ना हम लोगों को, ठीक है भाई। चलिए तो ये बात तो सही करी गई है कि डेमोक्रेसी फॉस्टर्स सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी। नंबर 2 बोलता है रीजन बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ बोल रहा है कि ये जो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको पीसफुली क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। रिजोल्यूशन एंड इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, अब क्या हो रहा है हमारे देश में या पूरी कंट्रीज में डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, सोच जो लोगों की है वो बिल्कुल अलग अलग है। डेमोक्रेसी रिड्यूसेस सोशल टेंशंस एंड प्रमोट्स यूनिटी, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं सोशल टेंशन क्रिएट करती है और यूनिटी को भी यहाँ पे बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है, क्योंकि हम लोगों ने कहा, जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था तो हम लोगों ने यहां बोला था डेमोस प्लस क्राइटेरिया। तो डेमोस का मतलब ही हो गया दोस्तों यहाँ पे पीपल या तो सिटीजन्स, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया दोस्तों गवर्नमेंट, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें समझने वाली है कि डेमोस और क्राइटेरिया का मतलब हो गया पीपल्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हर तरीके से पीपल्स को या सिटीजन्स को क्या किया जाएगा दोस्तों, अपलिफ्ट किया जाएगा। ये हम लोगों को बात एग्जाम में अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो 100% दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है, एग्जाम तक के याद रखना है दोस्तों हम लोग को। चलिए आगे बढ़ता है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पे आता है, कहता है डेमोक्रेसीज टेंड टू हैव हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ती है और लोग अगर सही हो जाए, लोग अगर यूनाइट हो जाए तो इंडिया या कोई भी वर्ल्ड में जो भी कंट्री है वो इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो सकती है, उसकी जीडीपी बढ़ सकती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। मगर डेमोक्रेसीज कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पावर भी दे, लोगों के हाथ में सब कुछ देगी, तभी जाके ये पॉसिबल है, ठीक है भाई। चलिए अब ये बोलता क्या है दूसरी बात,
बात, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फैसिलिटेट्स पॉलिसीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज देती है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लोगों तक के पहुंचाती है, दैट एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग क्या करेंगे, नई नई चीजें करेंगे, मतलब इनोवेशंस करेंगे, एंड फेयर कंपटीशन। और क्या बात कर रहा है यहाँ पे, फेयर कंपटीशन की बात कर रहा है, लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है भैया कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करी गई है, बहुत सही बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो 100% दोस्तों यहाँ पे क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कहता है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन बेटर क्वालिटी आउटकम्स। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बोलता है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आपको बेटर क्वालिटी आउटकम देता है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर से बेहतर आएगा, ठीक है। रीजन क्या बोलता है, थ्रू कंसल्टेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन होगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा, डिस्कशंस होंगे, लोगों से बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। अब डाइवर्स स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है इसमें अलग अलग तरीके के लोग जो है इन्वॉल्व होता है। डेमोक्रेसी एनेबल्स द कंसिडरेशन ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट। अब डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं एनेबल करती है, चीजों को बताती है कि कंसिडर किया जाए अलग अलग व्यू पॉइंट्स को, लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस डिसीजन। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो काफी बैलेंस होके यहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे, ये सबसे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो कैसी दी गई है, सही दी गई है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है हमसे, डेमोक्रेसीज आर मोर रिस्पॉन्सिव। डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं आंसरेबल होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। डेमोक्रेसीज आर मोर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें हैं यहाँ पे किसकी, सिटीजन्स की, मतलब नागरिक की, वो सारी जो सिटीजन्स की जो ज़रूरत होती है उसको यहाँ पे पूरी की जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है ये, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आर अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहेगा यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो अकाउंटेबल होगा इलेक्टोरेट के लिए, लोगों के लिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए भाई, ये अकाउंटेबल होना चाहिए। इंसेंटिवाइजिंग देम टू एड्रेस पब्लिक कंसर्न एंड प्रायोरिटाइज द सिटीजंस वेलफेयर। यहाँ पे मेन टास्क ये रहेगा कि वो यहाँ पे पब्लिक कंसर्न की बात करे, मतलब कि यहाँ पे लोगों की सोच की बात करे, और यहाँ पे प्रायोरिटाइज मतलब कि प्रायोरिटी दे यहाँ पे सिटीजंस के वेलफेयर को। किसको दे भाई, सिटीजंस के वेलफेयर को, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिए गए हैं, ठीक है भाई। चलिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बोला डेमोक्रेसी में हमेशा हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी में ऐसी होती है कि लोगों के लिए अकाउंटेबल हो गए, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे आता है। ये बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। जो प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी में, डेमोक्रेसी में, वो कहता है प्रमोट करना है हम लोग को सोशल जस्टिस और इंक्लूसिविटी को, ठीक है। तो ये इंक्लूसिविटी और सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि लोगों के बारे में बेहतर से बेहतर प्लान्स, बेहतर से बेहतर पॉलिसी, और लोगों को किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इन सारी चीजों का काम जो है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी का होता है, जहां पे ये पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अपोजिशन रूलिंग बन जाए या रूलिंग अपोजिशन बन जाए तो भी यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है भाई। रीजन क्या बोलता है इसका, बाय एंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल वॉइस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बड़ी बात कहता है, बाय इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल वॉइस। अब यहाँ पे सारे लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया, एंड अपॉर्चुनिटी, और बोलने का अधिकार के साथ साथ में उनको अपॉर्चुनिटी भी दी गई टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। और किस में बात कर रहा है भैया, पार्टिसिपेट करना है किस में, गवर्नेंस में। डेमोक्रेसी मिटिगेट्स पावर इम्बैलेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, मिटिगेट करती है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है पावर इम्बैलेंसेस में और डिस्क्रिमिनेशन में बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। तो यहाँ पे जिस भी तरीके से इम्बैलेंसेस हो रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको यहाँ पे जल्द से जल्द क्या करा जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ठीक है। या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको क्या करा जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है बिल्कुल दोनों सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रू होगा आंसर, मतलब एजर्शन भी सही है और यहाँ पे रीजन भी दोस्तों यहाँ पे 100% सही दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। डेमोक्रेसीज आर लेस प्रोन टू करप्शन। डेमोक्रेसीज में जो है करप्शन लेवल जो है धीरे धीरे करके कम हो जाता है कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है डेमोक्रेसीज आर लेस प्रोन टू करप्शन कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक रिजाइम। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है मोनोक्रेसी। अब मोनोक्रेसी में तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, क्यों, क्योंकि राजा भी उनका
और सब कुछ उनका, ठीक है भाई। चलिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सच एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डेमोक्रेसी में हम लोग जब बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, फ्री प्रेस होता है यहाँ पे, मतलब कि फोर्थ पिलर जो होता है उसको हम लोग मीडिया मानते हैं, एंड रोबस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज चेक्स एंड बैलेंसेस। तो यहाँ पे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं हम लोग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहाँ पे यही चेक्स एंड बैलेंसेस को क्रिएट करते हैं दोस्तों, अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर्स एंड द करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसको यहाँ पे हर एक तरीके से सजा मिलेगी, ठीक है भाई। तो स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है, एजर्शन भी सही है और रीजन भी दोस्तों यहाँ पे 100% सही दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर मोर रिसाइलेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब यहाँ पे बोला है जब भी क्राइसिस आता है तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है वो रिसाइलेंट मोड पे होती है, किस मोड पे होती है, और बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलती है। अब यहाँ पे बोल रहा है द ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यहाँ पे हमेशा ओपननेस होती है, मतलब सारी चीजें जो है वो ओपन होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होगी, मतलब कि जो भी काम किया जा रहा है सबके सामने किया जा रहा है। एंड अकाउंटेबल, अब जो भी काम किया गया उसकी जिम्मेदारी लेके उस काम को किया जाता है। इनहेरेंट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम फैसिलिटेट इफेक्टिव क्राइसिस। अब ये कहीं ना कहीं बात करता है, फैसिलिटेट करता है यहाँ पे किसको भाई, क्राइसिस को। मैनेजमेंट एंड पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एक्शन। और यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे लिया जाता है एक्शन वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है और यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे एजर्शन रीजन दोनों ही जो दोस्तों दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। आंसर इज ट्रू, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कहता है डेमोक्रेसीज प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करती है दोस्तों ह्यूमन राइट्स को। एंड इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रहा है, क्या किसकी बात हो रही है भैया, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हो। डेमोक्रेसी जो है रेस्पेक्ट भी करती है इंडिविजुअल्स की और प्रमोट भी करती है कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को। अब यहाँ रीजन बोलता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन। डेमोक्रेटिक यहाँ पे जो नॉर्म्स है, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो वैल्यूज प्रायोरिटाइज करता है, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देता है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और कहीं ना कहीं ये बात हो रही है भैया कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं जिसको हम लोग बेसिक राइट्स कहते हैं उसको भी यहाँ पे सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जो चाहे वो बोल सकते हो मगर ये लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। असेंबली मतलब इकट्ठा हो सकते हैं मगर पीसफुल मैनर में, विदाउट एनी आर्म, 6 इंच से बड़ा कोई भी हथियार यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड एक्सप्रेशन, आप चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ टॉलरेंस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बात होती है कि जो टॉलरेंस है वो बहुत हाई लेवल पे रहता है। एंड प्लूरलिज्म, ठीक है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, प्लूरलिज्म की भी बात हो रही है। तो ये बात दोनों जो है वो सही कही गई है, असर्शन भी सही और जो रीजन है वो दूसरा भी सही दिया गया है, इसीलिए दोनों आंसर जो है वो क्या मानते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ट्रू मानते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसीज कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी के कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है आगे चल के क्रिएट होती है। द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पॉजिट्स, ठीक है, दैट डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू एंगेज इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब डेमोक्रेसी में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं होता क्योंकि हर चीज बड़े पीसफुल मैनर में होती है। विथ वन अनदर प्रमोटिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे प्रमोट करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस को, मतलब पीसफुली हम लोगों को यहाँ पे चलना होता है। एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, हमें मिलजुल के यहाँ पे दोस्तों चलना होता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात बिल्कुल सही कही गई है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ट्रू होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे डीपीपी नंबर 2 का। द डायनामिज्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो डायनामिक सिस्टम जो है, मतलब फटाफट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसको चेंज करना है। गवर्नेंस अलाउस फॉर एडाप्टेशन एंड रिफॉर्म, ये कहीं ना कहीं अलाउ करता है भैया एडाप्टेशन को और रिफॉर्म को, मतलब चीज़ों को धीरे धीरे चेंज करने का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी में बहुत तेजी से हम लोग को देखने को मिलता है। रीजन क्या बोलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम फैसिलिटेट पॉलिसी इनोवेशन। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है, कहीं ना कहीं फैसिलिटी देता है किसका भाई, पॉलिसी इनोवेशन का। इनोवेशन मतलब कि नई नई चीज़ों के बारे में पॉलिसी बनाने का काम करता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी रहे तो। एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि यहाँ पे सोसाइटल जो चेंज है वो सारा का सारा यहाँ पे हो जाए। एंश्योरिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और ये चाहता है कि इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाए। एंड इवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर, और कहीं ना कहीं बात करते हैं हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन की, कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोग यहाँ पे बहुत तेजी से चेंज कर पाएंगे। तो दोनों बात जो है दोस्तों यहाँ पे सही कही गई है। ठीक है भाई, चलिए तो इसी के साथ हमारा जो डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशंस का पूरा सफरनामा था वो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आई है आपके पास सरप्राइजेस सरप्राइजेस एंड सरप्राइजेस, बट यहाँ पे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डीपीपी यहाँ पे करना जरूरी है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है उसी लेवल पे रहेगा। उससे इंक्रीज अगर करना है 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो हमें इस बार मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला भी यहाँ पे मेहनत करके कुछ सेलिएंट फीचर्स लेके आई है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी आपको, लाइव क्लासेस, डीपीपी शीट विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाली है, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बट पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इंडिया के लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, इंडिया को एजुकेशन हब बनाने के लिए, इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमें इस चैनल को भी प्रमोट करना पड़ेगा। इस चैनल पे सारी चीजें मिल रही है क्योंकि दोस्तों आपको एफओसी, इसीलिए ये सारी चीजों को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।